हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं और हम इकोनॉमिक्स के सारे सेक्शंस कवर करेंगे जो कि सफिशिएंट मेरे नोट्स हैं। किसके लिए? यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, राइट, एमपीपीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस के लिए और सीडीएस बहुत ही जाना माना एग्ज़ाम है सीडीएस यूपीएससी का, ठीक है ना। और एनडीए, एसएससी, सीजीएल के लिए भी। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देखे हैं, उनमें से भी मैंने कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट किया हुआ है और नोट्स में मैंने डाला हुआ है। तो आई होप कि आपको ये नोट्स पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे। जितना हमने 11th 12th में पढ़ा इकोनॉमिक्स वो सब भी हम रिवाइज करेंगे। और एक भी चीज़, और लास्ट में हम क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे जब पूरी तरह से इकोनॉमिक्स हमारा सीरीज ख़त्म हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट है पहले सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। तो देखिए, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। तो इकोनॉमिक का एक ग्रीक वर्ड है इकोनोमिया। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, यानी कि पूंजी का प्रबंधन। हम कैपिटल का किस तरीके से मैनेजमेंट कर सके, इकोनोमिया का मतलब होता है, यानी कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। यानी कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, देखिए, वेल्थ और सोसाइटल यूटिलाइज रिसोर्सेज गेट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि मैनेजमेंट, वेल्थ यानी कि धन का, कैपिटल का इस तरीके से आप मैनेजमेंट करें ताकि वो आने वाले टाइम में आपको मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट दे, ठीक है ना। आप उस तरीके से उसे यूटिलाइज करें कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो, कम चीज़ यूज़ करके, कम वेल्थ को यूज़ करके, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के हमारे दोस्तों के लिए है, ठीक। हिंदी में भी यही मैंने परिभाषा लिखा हुआ और इंग्लिश में भी यही डेफिनेशन लिखा हुआ। और दूसरा एक आता है इकोनॉमी, यानी कि अर्थशास्त्र। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स का जो है ना कि किसी भी वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन जो है यूटिलाइज करेंगे ताकि हमको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिले। उसी को एज अ प्रैक्टिकल हम जब करते हैं तो उसको इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है ना। अगर 10 रुपये हमारे पास, तो इसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से खर्च करेंगे, तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमी। यानी कि प्रैक्टिकली इसको खर्च करके देखेंगे, उसे मैनेज करके देखेंगे, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ स्टैटिक्स की तरफ। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक, एक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है ना। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा 11th 12th में भी। और इन्होंने एक बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एसएससी सीजीएल हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी हुई हैं, ठीक है ना। कि वेल्थ ऑफ नेशन, हु रोट वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक, एडम स्मिथ, ठीक, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी पार्ट्स इकोनॉमिक आर डिवाइडेड। तो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र को दो भागों में डिवाइड किया गया, अर्थव्यवस्था को, यानी अर्थशास्त्र को। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, और मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं और व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं। आपके पास दो बुक भी होंगे 11th क्लास और 12th क्लास में, तो आपने ये पढ़ा होगा। तो देखिए, जब हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, यानी कि हम किसी 10 को ना लेकर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, एक चीज़ के लिए हम डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ भी वर्क करते हैं, तो उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो आता है। यानी कि एक चीज़ का छोटी सी यूनिट, माइक्रो मतलब छोटी सी यूनिट का स्टडी करना, ठीक है ना। इसके अंदर क्या हम पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं, ठीक है ना, और डिमांड पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक आता है, यानी कि समष्टि अर्थव्यवस्था। इसके अंदर हम पूरी यूनिटी, पूरी एक ग्रुप को, पूरी एक हम कंपनी के एक प्रोडक्ट को ना लेके पूरी कंपनी को हम एनालिसिस करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं, तो उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ते हैं। इन सब के ऊपर भी मैं डिटेल वीडियोस आएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें और ये सीरीज़ आते हैं, ठीक। तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ते हैं, बजट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होने वाला है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, वो बजट पेश करेंगे 1 फरवरी को। तो आप, आई होप कि बजट से आपको ज़्यादा उम्मीदें होंगी। और एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में पढ़ते हैं, टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, पॉवर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ये सब हम मैक्रो के अंदर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए हमें बहुत बड़े यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, उसके ऊपर रिसर्च करने की। तो ये सब बड़े बड़े टॉपिक हो जाते हैं। पॉपुलेशन के ऊपर हम पढ़ते हैं, ठीक। नेशनल इनकम के बारे में हम पढ़ते हैं, सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता किसको कहा जाता है, तो रेगनर फ्रिज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो रेगनर फ्रिज को कहा जाता है। और मैक्रो इकोनॉमी यानी कि समष्टि अर्थव्यवस्था के पिता किसको कहा जाता है, तो जे एम
कीनियस को कहा जाता है। किसको? JM कीनियस को। ये नाम लिखा हुआ आप लोग नोट कर लीजिए, और ये सारी चीज़ें आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। गाइस हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है उसके कितने क्षेत्र हैं और कितने एरिया में डिवाइड किया जाता है। तो देखिए 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। हिंदी में इसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के हमारे दोस्त जो है ध्यान दें। जो प्राइमरी सेक्टर में होता है जहाँ पर कच्चा माल वगैरह, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, यानी कि जब आप गांव वगैरह घूमने जाते हैं जहाँ पर वहाँ पर खेती की जाती है, ठीक है ना, वहाँ से रॉ मटेरियल उगाया जाता है, और एनिमल्स हस्बेंड्री की जाती है, पशुपालन की जाती है, खनन किया जाता है या मछली पालन किया जाता है। तो आप जब गांव लेवल पे जाते हैं तो आप वो प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं, यानी कि वहाँ पर प्राथमिक क्रियाएं चल रही होती है इकोनॉमिक्स की। ठीक। सेकेंड चीज़ है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि द्वितीय क्षेत्र। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्राथमिक चीज़ें से कच्चा रॉ मटेरियल हमने खेतों से उगा के उसको फैक्ट्री में, हमने इंडस्ट्रीज़ में डाल दिया और उसको यूजेबल गुड्स बना लिया, यानी कि हमने धान की खेती की और उसको हमने चावल बना लिया इंडस्ट्रीज़ में और उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। तो ये कहाँ पर आ गया? हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। यानी कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, जितने भी उद्योग है हमारे भारतीय उद्योग या भी किसी भी देश के जो उद्योग होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में लाए करते हैं। ठीक। व्हीकल्स, यानी कि जितने भी गाड़ी वगैरह हैं, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। उसके बाद आता है टर्शरी सेक्टर, यानी कि तृतीय क्षेत्र। इसके अंदर जो है सर्विसेज आती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लोग सर्विसेज देते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक, जिसके अंदर एजुकेशन आ जाता है, मेडिसिन आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, बैंकिंग सिस्टम आ जाता है। ठीक। ये थर्ड सेक्टर में, यानी कि जब हम शहर में रहते हैं, यानी कि हम सिटी में आ जाते हैं तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये हम थर्ड सेक्टर में रहते हैं, यानी कि टर्शरी सेक्टर में रहते हैं। और इंडिया आपको पता है कि एक एग्रीकल्चरिस्ट देश है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि की जाती है। और इसके बाद देखिए कि हम जीडीपी में, तो जीडीपी के अंदर देखिए, जीडीपी के अंदर 10 जीडीपी कैलकुलेट होने का ये बताता है कि सर्विसेज जो है ना वहाँ पर सिर्फ 10% लोग वर्क करते हैं, जबकि इंडस्ट्रीज़ में 40% लोग वर्क करते हैं और प्राइमरी सेक्टर में 50% लोग वर्क करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोग दिल्ली से माइग्रेट हो गए थे, ठीक है ना, मुंबई से, कलकत्ता से माइग्रेट हो गए, अपने अपने गाँव जाने लगे। तो यहाँ पर पता चल गया कि 40% बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है काम करने के लिए। और प्राइमरी सेक्टर जहाँ पर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, जैसे कि आप लोग अभी किसान फार्मिंग जो एक्ट वगैरह आए हैं, अमेंडमेंट एक्ट्स वगैरह आए हैं, तो जो किसान नाराज़ है तो उसके ऊपर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल 26 जनवरी को प्रोटेस्ट जो हुआ था, 2 महीने से वो बैठे हुए थे, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो वहाँ पर देखिए कि 50% जो लोग हैं वो इंडल्ज है किसके अंदर? प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि वो खेती बाड़ी करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। हिंदी में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं, और सोशलिस्ट को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और मिक्स्ड को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आता है कि भारत जो है मिश्रित इकोनॉमी में आता है कि नहीं आता है, यानी कि इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक। और इसमें ये भी क्वेश्चन बनाया जाता है कि यूएसए किस इकोनॉमी में लाई करता है, रसिया कौन सी इकोनॉमी फॉलो करता है। तो देखिए कैपिटल इकोनॉमिस्ट क्या होता है, इनके अंदर का डिफरेंस भी आप देख लीजिए। तो देखिए कैपिटल इकोनॉमिक्स क्या होता है कि एक कंट्रोल होता है प्राइवेट कैपिटलिस्ट के द्वारा, यानी कि जो निजी पूंजीपति जो होते हैं जिनके हाथ में, जैसे कि टाटा बिरला अंबानी इंडिया के अंदर हो गए, तो वो क्या करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। जैसे कि आप यूएसए में चले जाओ तो बहुत सारे बिलियनर हैं जो पूरी इकोनॉमी को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है ना। सरकार के हाथों में कुछ नहीं होता, ठीक, और गवर्नमेंट कुछ इंटरप्शन नहीं करती, वो अपने हिसाब से इकोनॉमिक्स को अप करे या डाउन करे, रिसेशन ला दे, डिफ्लेशन ला दे या फिर इन्फ्लेशन ला दे, ठीक है ना। तो कैपिटल इकोनॉमिक्स का जो है ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया मेरे ख्याल से। तो यूएसए जो है इसका मेन उदाहरण है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि इसको कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। इसका जो रिसोर्सेज होता है कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, यानी कि जो मतलब 99% जो पोर्टफोलियो होता है कंपनीज़ का और 99% जो मैनेजमेंट होता है देश के अंदर संभालती है, वो गवर्नमेंट संभालती है, ठीक है ना।
पॉलिसी मेकिंग का काम भी गवर्नमेंट करती है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। तो रसिया और चाइना इस इकोनॉमी को फॉलो करता है, ठीक है ना, रसिया और चाइना। एग्जाम्पल आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक एग्जाम्पल से आपसे पूछा जाएगा और दूसरा क्वेश्चन आपसे इसका डेफिनेशन से पूछा जाता है, ठीक। तीसरा जो है मिश्रित इकोनॉमी यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। ये देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके पॉलिसीज़ बनाते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, लॉ बनाते हैं, तो इसको कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। और यही दोनों मिलके देश को चलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा इंडिया, हमारा जो है अर्थव्यवस्था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, जिसको कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है ना। एक दास कैपिटल बुक लिखी गई है, किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ये चीज़ को याद रखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया कि हु रोट दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। उन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी चीज़ें दास कैपिटल को बताया, दास कैपिटल के अंदर बताया। आप इसे पढ़िए, ये बुक बहुत अच्छी है, थोड़ी मोटी है, ज़्यादा पढ़ने की है, लेकिन आप पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगी आपको, ठीक। मैंने पढ़ा है, अगर आप बोलेंगे तो दास कैपिटल के ऊपर वीडियो में बना दूंगा संक्षिप्त में। तो चलिए देखिए इसका विशेषता क्या होता है। कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है, यानी कि जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है, उसकी विशेषता क्या होती है कि अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाता है, गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाता है। यानी कि जिसके पास पूरा सत्ता होगा, पूरी पोर्टफोलियो होगी, पूरी मैनेजमेंट होगी, तो वो अपने आपको ज़्यादा बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा, और गरीब जो है वो गरीब होता चला जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलता। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है ना, वो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पर समान वेतन दिया जाता है। यानी कि जैसे कि हम कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या है कि कोई बंदा ठेला गाड़ी चला रहा है, अगर 8 घंटा मेहनत कर रहा है, या कोई पढ़ लिख के 8 घंटा मेहनत कर रहा है, तो वहाँ पर दोनों का बराबर सैलरी दिया जाएगा। तो ये कम्युनिस्ट का कुछ फंडामेंटल रूल होता है, ठीक। तो यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, इसका है। और मिश्रित के अंदर आप लोग तो वाकिफ़ है, इंडिया में रहते हैं, तो इसका विशेषता बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसके अलावा और दो टाइप के इकोनॉमी होते हैं, एक को ये ओपन इकोनॉमी कहते हैं, एक को क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। ओपन इकोनॉमी उन लोगों के लिए होता है जहां पर अभी नया नया कंट्री, मतलब कंट्री ने डेवलपिंग कंट्री है और उन्होंने कदम रखा है डेवलप होने के लिए, ठीक है ना। क्लोज्ड इकोनॉमिक वो होते हैं, वो कंट्री पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुका है, तो उनको ज़रूरत नहीं है किसी भी कंट्री से हेल्प लेने का। तो देखिए ओपन इकोनॉमी में क्या है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी कि आयात और निर्यात है वो होता है, ठीक है ना, 100%। यहाँ पर कीमत परिवर्तित होता है, प्राइस वेरिएशन होता है, और जीडीपी इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। ये डिक्रीज है, ठीक है ना दोस्तों। तो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जाहिर सी बात है। कभी आप अगर हम क्रूड ऑयल बाहर से अमेरिका से या सऊदी अरेबिया से हम बाय करते हैं, परचेस करते हैं, तो उसका जब वेरिएशन आएगा प्राइस में, तो हमारा पेट्रोल का दाम अप और डाउन होता जाता है, ठीक। तो जैसे इंडिया जो है ओपन इकोनॉमी है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, अपना इंडस्ट्री खोल सकता है और उसको चला सकता है इंडिया के अंदर। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? तो जहाँ पर कोई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता, यहाँ पर नो इफेक्ट ऑफ जीडीपी बिकॉज ऑफ द स्टेबल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर कोई अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा तो कोई डॉलर और उनके करेंसी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वहाँ पर जीडीपी उनकी स्टेबल रहेगी कभी भी, ठीक है ना, बढ़ेगी घटेगी नहीं। यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा है कि वो कहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते। तो है कोई दोस्तों, तो ये 3 टर्म हमने देखा है ना, ठीक है। ये पूरे वीडियोस में हमने 3 टर्म देखा था, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिसेशन का टर्म हमने नहीं देखा था। तो इन्फ्लेशन का मतलब है प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाना। जब भी कभी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने लगे, चीज़ों का प्राइस देश के अंदर बढ़ने लगे, तो कहते हैं मुद्रास्फीति हो गया, यानी कि इन्फ्लेशन हो गया, ठीक। डिफ्लेशन का मतलब अपस्फीति हिंदी में कहते हैं, यानी कि जब प्रोडक्ट का प्राइस घटना स्टार्ट हो जाए, किसी प्रोडक्ट का प्राइस घटना स्टार्ट हो जाए और वो 6 महीने तक घटता रहे, ठीक है ना। किसी भी अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 6 महीने तक यानी 6 मंथ तक कंटिन्यू रहे वो घटते घटते, तो वो मंदी आ जाती है, उसको रिसेशन कहते हैं। आपने सुना होगा 4 सालों में 5 सालों में कि रिसेशन आ जाती है। तो 3 से 4 सालों में इकोनॉमिक कंसोलिडेट होती है, तो वहाँ पर रिसेशन आना पक्की बात है, ठीक। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बताइए और किस किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं। और पूरी ये सीरीज़ चलेगी इकोनॉमिक्स की, तो आई होप कि आप बने रहें। 11th-12th के हैं तो भी आप बने रहें, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, आप किसी भी चीज़ की, सीडीएस वगैरह किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहें। और हैव अ नाइस डे। कोरोना का टाइम है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया, तो सोच समझ के वैक्सीनेशन भी लें। धन्यवाद।